तो अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ राइबोसोम्स। तो हमें पता है राइबोसोम्स का सेल में मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, मेजॉरिटी राइबोसोम्स हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं, राइबोसोम्स आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेड। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो अगर क्वेश्चन आगे आ जाए कि राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो आंसर इज राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं। इनको फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया था, जॉर्ज पैलेट ने। और ये बने किसके होते हैं, राइबोसोम्स। नाम से क्लियर है, राइबोसोम्स राइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज आरएनए एंड प्रोटीन्स, आरएनए एंड प्रोटीन के राइबोसोम्स बने होते हैं। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, ये मैंने पहले भी बताया था कि यूकैरियोट्स के केस में 80S राइबोसोम्स एंड प्रोकैरियोट्स के केस में 70S राइबोसोम्स होते हैं। जो 80S होते हैं वो कौन कौन सी सब यूनिट से बने हैं, 60S एंड 40S सब यूनिट से। और जो हमारे पास 70S है वो 50S एंड 30S सब यूनिट से बने हैं। ये आगे उन्होंने यही बताया है। हमारे पास सब वो कह रहे हैं कि हर एक राइबोसोम के पास दो सब यूनिट्स होती है, एक लार्जर सब यूनिट एंड एक स्मॉलर सब यूनिट। द टू सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम्स आर 60S and 40S, while of 70S ribosome 50S and 30S. Now what is S? S stands for Swedberg's unit which stands for sedimentation coefficient. तो S का मतलब क्या होता है, sedimentation coefficient या Swedberg's unit. It is indirectly a measure of density and size. अब यहाँ पर समझो कि S का क्या मतलब है। वो कह रहे हैं कि S stands for sedimentation coefficient या S का वैसे मतलब क्या है, Swedberg's unit. S stands for Swedberg's unit और sedimentation coefficient. अब Swedberg's unit का Swedberg's unit एक्चुअल में है क्या, इट इज़ द मेजर ऑफ द रेट एट विच पार्टिकल्स सेडिमेंट्स इन अ सेंट्रीफ्यूज। कि किस रेट से पार्टिकल्स सेडिमेंट का मतलब पता ही है आपको क्या, जब पार्टिकल्स नीचे सरफेस पे बैठ जाते हैं तो उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन, राइट। कि कितने रेट पे पार्टिकल्स सेडिमेंट कर रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, एक डिवाइस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करती है टू सेपरेट अप पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और डेंसिटीज। ये आप नेट पे सर्च करना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। उसमें जोर जोर से घुमाते हैं हम, कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसको हम जोर से घुमाएंगे जिसके कारण जो पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी या साइज ज़्यादा होगा वो नीचे बैठ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो स्वर्डबर्ग्स यूनिट हमें ये बताता है कि कितने रेट से जो पार्टिकल्स हैं नीचे सेडिमेंट कर रहे हैं, किसमें, सेंट्रीफ्यूग में। अब आप कहोगे कि इस चीज़ को हम यहाँ क्यों स्टडी कर रहे हैं राइबोसोम्स के केस में, तो इसका एक पर्पस है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट राइबोसोम्स के केस में हमें मदद करता है उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी करने में and analyzing the ribosomes interaction with other molecules such as mRNA and tRNA. तो ज़्यादा नहीं, आपने ये मैंने बस आपको समझाने के लिए इतना समझाया है कि आप एटलीस्ट याद रख सको, आपको इसके इसके पीछे का लॉजिक पता चल सके कि हम क्यों यहाँ स्वेडबर्ग्स कोफिशिएंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना समझ आ गया है क्या स्वेडबर्ग्स यूनिट का मतलब क्या है, द रेट एट विच पार्टिकल सेडिमेंट्स इन ए सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, और यहाँ पर हम स्वेडबर्ग्स यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर, फंक्शन और वो कैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स जैसे टीआरएनए एंड एमआरएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का पता लगाने में या सिंपली कहूँ राइबोसोम को स्टडी करने में हेल्प करवाते हैं। देयरफॉर हम यहाँ पर एस डेट इज स्वेडबर्ग्स यूनिट को पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, एक बार इसको रिवाइज कर लिया। हमने राइबोसोम्स में क्या पढ़ा कि डिस्कवर किसने किया था, जॉर्ज पैलेट ने। राइबोसोम्स ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रेन्यूल लाइक, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। किसके बने होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन्स के। यूकैरियोट्स के केस में 80S राइबोसोम्स, प्रोकैरियोट्स के केस में 70S राइबोसोम्स। ये उनकी सब यूनिट्स बता दी। एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज साइटोस्केलेटन। तो क्या समझते हो, साइटो वर्ड इज एसोसिएटेड विद सेल, तो सेल का स्केलेटन है ना। तो इसको पहले हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी कि एक्चुअल में साइटोस्केलेटन दिखता कैसे क्या। An elaborate network of filamentous proteinaceous structures consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments.
present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton। तो साइटोस्केलेटन सबसे पहले किस किस का बना है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का, माइक्रोफिलामेंट्स का एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। किस किस का बना है? रिपीट करो, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीनों चीजें साइटोस्केलेटन में एक नेटवर्क फॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। अब क्यों सेल में क्यों हमें साइटोस्केलेटन की जरूरत है? ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। एक बारी पहले साइटोस्केलेटन रिवाइज कर लेते हैं। तो ये क्या था? नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन्स में क्या क्या आ रहा था? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। फिर हमने इसका फंक्शन पढ़ा, सपोर्ट, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मोटिलिटी एंड शेप प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने कहा था मैं डायग्राम दिखाऊंगी। यहाँ पर देखो, ये सेल मेम्ब्रेन, दीज आर माइक्रोफिलामेंट्स, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो माइक्रोफिलामेंट्स के बीच बीच में होंगी, नाम से क्लियर है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो यहाँ पर साइटोस्केलेटन तक क्लियर हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक से, विच इज सीलिया एंड फ्लैजेला। तो आप क्या समझते हो सीलिया एंड फ्लैजेला से? कि ये हमारे पास जिन जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास सीलिया या फ्लैजेला होता है तो उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है विच इज़ लोकोमोशन। ये सीलिया एंड फ्लैजिला की मदद से मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। तो पहले एनसीईआरटी रीड करते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की ही ये आउटग्रोथ्स होती हैं, हेयर लाइक ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क्स लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। सबसे पहले सीलिया की बात कर रहे हैं। तो इस फिगर में देखो, ये सीलिया है, फ्लैजिला ये है। तो पहले बेसिक डिफरेंस दिख रहा है कि जो हमारे पास सीलिया है वो छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ्स है, जो फ्लैजिला है वो, अब ये डिपेंड करता है कि कितना फ्लैजिला होगा। यहाँ पर इसमें ये पैरामीशियम के केस में सिंगल फ्लैजिला है, तो वो ये आपको दिख रहा है, ये लेंथ वाइज थोड़ा लंबा है और ये जो होते हैं ये छोटे होते हैं। सबसे पहले उन्होंने सीलिया का फंक्शन बताया कि ये ओर्स जो बोट वाले ओर्स होते हैं जो बोट को आगे आगे लेके जाने में मदद करते हैं, चप्पू जिसको हम कहते हैं। तो सीलिया उन ओर्स की तरह फंक्शन करती है कि यहाँ तो वो पानी को पीछे पीछे करने में मदद कर रहा है या वो सेल की मूवमेंट में मदद कर रहा है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो रही है, या पानी को पीछे धक्का मार के वो खुद मूव हो रहा है, या सेल या ऑर्गेनिज्म खुद ही आगे आगे मूव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। बट जो फ्लैजिला है वो सेल की मूवमेंट कराने में मदद करते हैं, ना कि पानी को। आगे, द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella। तो इतना क्लियर है, ये डायग्राम याद रखना। पहले बेसिक डिफरेंस क्या पता चल रहा है हमें डायग्राम से, कि जो हमारे पास सीलिया होते हैं उनका नंबर भी एक ज़्यादा होता है फ्लैजिला से। जो सीलियाज होते हैं ये ओर्स की तरह मदद करते हैं, मतलब कि सेल की मूवमेंट भी ये करा सकते हैं या पानी को भी पीछे पीछे धक्का मार के ये सेल को आगे आगे लेकर जाएंगे। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ के कारण सेल की मूवमेंट होगी। फ्लैजिला सिर्फ एक काम करेगा, वो सिर्फ सेल की ही आगे आगे मूवमेंट कराएगा। तो ये इससे आप रिवाइज कर लेना कि सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया स्मॉल होते हैं, फ्लैजिला लार्ज है, लॉन्गर होते हैं। सीलिया वर्क लाइक ओर्स, फ्लैजिला सेल मूवमेंट में मदद कर रहे हैं। दीज आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स विच आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोर कॉल्ड एक्सोनीम, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, यह हम आगे स्टडी कर रहे हैं इस पैराग्राफ में। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और द फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद द plasma membrane. Their core, called the axoneme, possess a number of microtubules running parallel to the long axis. The axoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule. पहले डायग्राम की हेल्प से इतना समझ लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। दिस ग्रीन इज, ये ग्रीन क्या है, प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली स्पेस को हमने क्या कहा है, कोर। फिर उन्होंने क्या कहा था कि कोर के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ये दिख रहे हैं, ये जो सर्कुलर है ये सारे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तीसरी बात उन्होंने क्या कही थी कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ये 9+2 अरे, मतलब कि अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। 9+2 का क्या मतलब है? सबसे पहले 9 पेयर्स, यहाँ से शुरू हो जाती 1
2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लस 2 क्यों क्या है, ये साथ में देखो सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स भी है, तो 2 हो गए ये, और डबलेट्स है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के हमारे पास डबलेट्स है, 9 पेयर्स एंड 2 सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है। पहले इतना समझ आ गया। Such an arrangement of axonemal microtubule is referred to as 9 plus 2 array. The central tubules are connected by a bridge and is also enclosed by a central sheet which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, ये एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं और ये साथ इनके अराउंड ये शीट भी प्रेजेंट है। तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जो ये हमारे पास पेरिफेरी में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये भी इस शीट के साथ कनेक्टेड है, पर ये डबलेट का एक माइक्रोट्यूब्यूल ही उस शीट के साथ कनेक्टेड होगा। ये डायग्राम में देखो, ये दोनों तो नहीं कनेक्टेड, सिर्फ एक माइक्रो, इस पेयर का ये माइक्रोट्यूब्यूल, इस पेयर का ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल, इस पेयर का ये माइक्रोट्यूब्यूल कनेक्टेड है, तो दोनों में से एक माइक्रोट्यूब्यूल रेडियल स्पोक की हेल्प से कनेक्टेड है इस शीट से। Thus there are 9 रेडियल स्पोक्स। अगर 9 डबलेट्स से तो 9 ही रेडियल स्पोक्स होंगी। The peripheral doublets are also interconnected by linkers. ये पेरिफेरल डबलेट्स है, ये डबलेट इस डबलेट से किसके साथ कनेक्टेड है, इस लिंकर के थ्रू। ये डबलेट इस डबलेट से कनेक्टेड है थ्रू दिस लिंकर। ये वाले ग्रीन क्या लिंकर्स। Both the cilium and flagellum emerges from centriole-like structure called the basal bodies. पहले ये वो लाइन मैं बाद में समझाती हूँ डायग्राम की मदद से क्या कह रहे हैं वो बेसल बॉडी। पहले इतना समझ लो, ये हम डायग्राम से ही समझते हैं। अभी देखो, ये एक सीलिया या फ्लैजिला का जो ट्रांसफर सेक्शन है, प्लाज्मा में ब्रेन के साथ सीलिया या फ्लैजिला कवर्ड होते हैं, उसके अंदर की स्पेस को हमने कोर का है, उस कोर के अंदर हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज्ड है, उस अरेंजमेंट का नाम क्या है, 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, क्यों कह रहे हैं 9+2, क्योंकि ये वाले 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर में, इसलिए इसको कहते हैं 9+2 अरे। अब ये जो 9 डबलेट्स हैं ये एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड है थ्रू लिंकर्स। ये ग्रीन क्या है, लिंकर्स। फिर जो ये सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये जो सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल है उसको सेंट्रल शीट ने कवर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो ये है रेडियल स्पोक। इस रेडियल स्पोक की मदद से जो ये डबलेट का एक माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल शीट से कनेक्टेड है। समझ आ गई? आई होप आई एम क्लियर। मैंने 9+2 अरेंजमेंट बताई क्यों है, कैसे है। उसके बाद हमने लिंकर्स की बात की जो इन दो आपस में इनको जोड़ रहे हैं, सेंट्रल शीट की बात की, फिर रेडियल स्पोक की बात की। बस इतना ही था इसमें। अब उन्होंने लास्ट में कहा कि बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्जेस फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज। तो ये देखो, अगर ये हमने क्या कहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है, दिस ब्लू इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही हमारे पास बाहर से क्या यार, अभी तो हमने देखा कि जो सीलिया एंड फ्लैजिला उनको कवर कौन कर रही थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सीलिया और फ्लैजिला की आउटर कवरिंग है। तो इस बात से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारे पास सीलिया या फ्लैजिला होते हैं दे आर आउटग्रोथ्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर ये इमर्ज कहाँ से हो रहे हैं, इस बेसल बॉडी से। दिस इज बेसल बॉडी विच इज सेंट्रियोल लाइक। ठीक है, क्यों सेंट्रियोल लाइक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो सेंट्रियोल से मिलता जुलता होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 9 पेयर ऑफ डबलेट से हमारे पास जो पेरिफ्री वाले डबलेट्स है वो 9 थे टोटल। एक सेंट्रल पेयर था, इसलिए हमने कहा 9+2 अरे। वो जो दोनों सेंटर वाले थे वो सेंट्रल ब्रिज के साथ आपस में जुड़े हैं। फिर रेडियल स्पोक्स भी हमारे पास टोटल कितनी होंगी, 9। लिंकर्स जो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े थे, ये वाला लिंकर, ये वाला लिंकर, ये वाला लिंकर। फिर सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम बेसल बॉडी विच इज सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर।
अब इसके बाद हम फर्दर सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स रह गए हैं एंड लास्ट में न्यूक्लियस टॉपिक रह गया है। तो वो दोनों टॉपिक्स मैं एक वीडियो में कवर कराऊंगी जो इसके बाद आएगी।